ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर M.K. सेन। नमस्कार। हम सबके जीवन में कई ऐसे लम्हे होते हैं, जिंदगी के पड़ाव होते हैं, जो अलग अलग कारणों से हमारे जहन में लंबे समय तक याद रहते हैं। यादें अच्छी भी होती हैं और कई बार बुरी भी। ये दौर भी कुछ ऐसा ही है। कोरोना संकट से हम सब संघर्ष कर रहे हैं। कुछ समय बाद जब ये महामारी खत्म हो जाएगी, तो हम इसे कैसे याद करते हैं, ये हमारी आज की गतिविधियों पर निर्भर करता है। अगर हम पूरी सावधानी बरतें, तो आने वाले समय में दूसरों को बता सकते हैं कि संघर्ष कठिन था। हजारों की तादाद में प्रतिदिन लोग संक्रमित हो रहे थे, फिर भी संयम, संकल्प और दिशा निर्देशों का पालन कर मैं संक्रमण से मुक्त रहने में सफल रहा। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि हमें पछताना पड़े कि काश उस समय मैंने लापरवाही न की होती तो मैं संक्रमित होने से बच सकता था। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि आप अपने आज को कैसे संवारते हैं। आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर मानस कमल सेन। डॉक्टर सेन, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्ते सर। इससे पहले कि डॉक्टर सेन के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। हमारा एक और नंबर है 011-2331-4444। डॉक्टर सेन, आज जो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक और दिशा निर्देश जारी किया गया और उसमें ये कहा गया कि N95 मास्क जो है वो कोरोना से बचाने में बहुत हद तक कारगर साबित नहीं हो रहा है और लोगों को ये कहा गया कि वो या तो घर पे इस्तेमाल बने हुए मास्क का इस्तेमाल करें या फिर सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें। क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ऐसा है कि मास्क का इस्तेमाल किसी भी ऐसे रोग में जहाँ पे रोगी संक्रमित सांस द्वारा होता है उसमें आवश्यक है। जी हाँ, ये जरूर है कि मास्क कई प्रकार के हैं, जैसे आपने कहा। जी मास्क या तो कपड़े का मास्क होता है या फैब्रिक मास्क होता है, या फिर दूसरा मास्क होता है जो डिस्पोजेबल मास्क होता है और उसे सर्जिकल मास्क कहा जाता है। और तीसरा वो मास्क होता है जो आपने कहा N95 या FFP2 मास्क। जी। तो हर एक मास्क का अपना अपना स्थान है, कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, कहाँ नहीं किया जाना चाहिए। तो आपका सवाल ये था कि N95 मास्क कारगर नहीं है। N95 ऐसा है, एक खास जगह पे यूज करना ही वांछित है, ये वांछनीय है। जी। ये केवल डॉक्टरों को या स्वास्थ्य कर्मियों को इस्तेमाल करना चाहिए। जी। और जो संक्रमित व्यक्ति है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, और केवल काम मतलब क्या कि उसको इंट्यूबेशन कर रहे हैं या उसको नेबुलाइजेशन दे रहे हैं या उस पे सक्शनिंग कर रहे हैं, केवल मात्र वहीं पे इसका इस्तेमाल वांछनीय है। जी। बाकी अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी पे देखें तो फिर हम पाएंगे कि जैसे हम बाजार जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, आमतौर पे किसी ऐसी जगह पे नहीं जाते हैं जहां संक्रमण का डर हो, जहां पे रोगियों का चिकित्सा हो रहा हो, तो ऑफिस में जाते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल मास्क जो फैब्रिक मास्क है यही काफी है, या ज्यादा से ज्यादा हम ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। डॉक्टर सेन, ये तो बात हो गई N95 मास्क की, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि अलग अलग मास्क हैं, लेकिन भारत में जो देखने को मिल रहा है, और आपने भी अपने निजी जीवन में ये अनुभव किया होगा कि मास्क जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से दिशा निर्देश आए कि मास्क वही इस्तेमाल करें जो आपके नाक और मुंह को ढक सके, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग जो हैं वो मास्क को गले में लटकाए रखते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो वो अपनी चिन यानी ठुड्डी को ढकने का काम करते हैं। इस मानसिकता पर क्या कहेंगे आप? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, मानसिकता अपने ऊपर निर्भर करता है कि हमारा नजरिया क्या है। जी। जब हम बाइक चलाते हैं
तो हमें ये बताया जाता है कि कोई भी बाइक चलाने वाले को या पीछे पिलियन राइडर को हेलमेट अच्छी तरह से बांधना चाहिए। लेकिन आपने देखा जरूर होगा कि पेनल्टीज होते हुए भी हम उसको हाथ में लेके चलते हैं या उसको एक मतलब प्रमाणित हेलमेट ना पहन करके कोई आमतौर जो बिल्कुल दूसरे पर्पस का हेलमेट है उसको पहनते हैं, जो कि ना इस पर्पस के लिए ही हो। ठीक उसी प्रकार से मास्क का इस्तेमाल करना सही रूप से बहुत आवश्यक है। अगर हम मास्क पहनते हैं जो कि आवश्यक है, उसे हम ऐसा ही मास्क चुने जो नाक और मुंह को और ठोड़ी के नीचे, चिन के नीचे तक आए। और मास्क पहनते वक्त उसके जो स्ट्रैप्स हैं उसको हम कान के ऊपर से एक पैर और कान के नीचे से दूसरा पैर लेकर के जाएं, या फिर दूसरे जो इलास्टिक वाले होते हैं कान को पकड़ लेते हैं उनको यूज करें। जब भी हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हम ये देखें कि इसके जो प्लीट्स हैं या पॉकेट्स हैं वो अगर सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हैं तो पॉकेट्स जमीन की तरफ फेस करने चाहिए, ना कि आसमान की तरफ। और उसको जब हम पहनेंगे तो स्ट्रैप्स को टच करते हुए पहनेंगे और उसको हमेशा के लिए लगा के रहेंगे जब तक हम घर वापस न लौटें। और जब हम बातचीत करते हैं तो फिर मास्क पहने हुए अवस्था में ही बातचीत करेंगे। मास्क के थ्रू सांस लेना कोई बहुत ज्यादा मतलब पीड़ादायक नहीं है। वो बहुत आमतौर पे हम मास्क ऐसे ही बनाए जाते हैं कि सांस अच्छी तरह से हम ले पाए और बातचीत भी कर सकें। एट द सेम टाइम जो हमारे संक्रमण की जो वायरसेस हैं वो अंदर ना जा पाए। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कपड़े का मास्क भी इस्तेमाल करते हैं तो अगर हमें सर्दी खांसी जुकाम है या किसी दूसरे व्यक्ति को सर्दी खांसी जुकाम है और अस्पताल में जा रहे हो तो हम इसका इस्तेमाल ना करें, हम सर्जिकल मास्क का प्रयोग करें। जी बिल्कुल। और इसको आपने ठीक कहा कि जब हम बात करते हैं तो इसको उतार लेते हैं, तो ये जरूर बिल्कुल गलत तरीका है। इसको हमेशा हमें ऐसी तरह लगाना चाहिए कि नाक, मुंह और ठोड़ी के नीचे तक वो आए और वो अच्छी तरह स्नगली फिट करे। और अगर वो गीला हो जाए तो उसे हम उतार के दूसरा मास्क पहन लें। और 6 या 8 घंटे से अधिक एक मास्क का इस्तेमाल ना करें। मास्क के बाहरी हिस्से को हम टच ना करें, नाक और मुंह को टच ना करें। और जब हम उतारेंगे बाहरी हिस्से को ना टच करते हुए हम स्ट्रैप्स को लेते हुए उसको उतारें और फेंक दें कहीं अच्छी जगह पे आइडेंटिफाइड, और हाथ अच्छी तरह से धो लें। ये नियम अवश्य पालन करना चाहिए। ये एक जिंदगी का एक आदत बन जानी चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि WHO का कहना है कि अब न्यू नॉर्मल में हमें रहना होगा, तो जैसा डॉक्टर सेन बता रहे हैं मास्क पहनने का सही तरीका क्या है, हम सबको अपने जीवन में उसको अमल में लाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर सेन, भारत जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहा है। संक्रमण के मामले जो हैं वो लगातार नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे? देखिए, संक्रमण तो हम जैसे जैसे हम टेस्टिंग कर रहे हैं संक्रमण की मात्रा बढ़ रही है। लेकिन और ये चीज आपको और भी एक देखना ये पड़ेगा कि जितने हम नंबर्स तो बढ़ेंगे ही, नेचुरली नंबर्स बढ़ेंगे जैसे टेस्ट करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति ठीक होके घर वापस जा रहे हैं या हमारी जो रिकवरी रेट है वो काफी बढ़ गई है। हमारी डबलिंग टाइम वो काफी बढ़ गई है। हमारे जो मृत्यु दर है बहुत ही कम हो गया है। और अस्पताल में दाखिल मरीज भी कई जगह बिल्कुल बहुत ही कम हो गए। तो हमारे ये जो आंकड़े हैं ये बहुत आवश्यक है ये जानना। और दूसरी बात यह है कि आपने जिक्र किया अनलॉकिंग का। आपको पता है कि अनलॉकिंग 2.0 जुलाई 1 तारीख से जारी हो चुका है। लेकिन एक जरूर हम ख्याल रखें बात को कि अनलॉकिंग का मतलब ये नहीं है कि वायरस गायब हो गया है। अनलॉकिंग से ये हम नहीं किसी चीज पे ढील न दें। जो हमारे पास ब्रह्मास्त्र हैं जैसे कि 2 गज दूरी या 1 मीटर की दूरी जारी रखना या फिर मास्क का पहनना, हाथ धोना, ये बेसिक नियम का पालन हमें करते रहना है। अनलॉकिंग से ये सुविधा जरूर दी गई है कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है और जो हमारा कम व्यस्त काम पे जाते हैं, हमारा रोजगार है, ये हमारे ऑक्यूपेशन, इसको हम इस पे ढील दी गई है। लेकिन इस बात में ढील नहीं दी गई है कि हम बेसिक नियमों का पालन ना करें। ये जो हमारे 3 बेसिक रूल्स हैं, हाथ धोना और सैनिटाइजर्स का यूज करना, मास्किंग, हैंड वॉशिंग, ये चीज हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। भीड़ ना इकट्ठा करना, ये सारी बेसिक चीजों को हमें भूलना बिल्कुल कतई ठीक नहीं। जी, देश की राजधानी दिल्ली से सरोज पांडे जी हैं। सरोज जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी सर, आप दोनों महानुभावों को मेरी तरफ शुभ संध्या। जी नमस्ते, बताएं। जी
सर मैं पूछना ये चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब से कि जैसे मान लीजिए आप लोग कहते हैं कि जिसने कोरोना का इलाज करा लिया है तो उसके बॉडी में एंटीबॉडी मतलब हो जाने से दोबारा फिर नहीं होता। तो हेलो, हाँ सुन रहे हैं आप, पूछिए। जी जी सर, मेरा पूछना ये है कि जैसे जिनको सामान्य बुखार, खांसी, जुकाम इत्यादि का जिसने इलाज करा दिया हो जी, तो क्या उसके बॉडी में भी एंटीबॉडी मतलब बनती है और उसको भी कुछ खतरा होता है या नहीं, मतलब वायरस से, कोरोना? सामान्य फ्लू का इलाज करने वाले मरीजों में क्या इस तरह की एंटीबॉडी का निर्माण होता है कि वो कोरोना से लड़ सके? हाँ सरोज जी नमस्कार। आपका ये सवाल जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ उन रोगियों से है जिन्हें कोरोना तो नहीं हुआ है लेकिन दूसरे ऐसी किसी संक्रमण से वो पीड़ित जरूर हुए हैं सामान्य खांसी से जी। तो सामान्य खांसी के कारण क्या है, यह अगर देखें तो सामान्य खांसी के कारण इन्फ्लुएंजा या फ्लू या फिर दूसरे वायरसेस जैसे कि राइनो वायरस, एडिनो वायरस आमतौर पे जो पाए गए हैं, कोरोना वायरस के अलावा भी कुछ वायरसेस हैं जो ऐसी ही सिम्टम्स के साथ प्रकट होते हैं जी। सर्दी, खांसी, जुकाम, सर में दर्द, बदन में दर्द 1, 2 दिन, 3 दिन तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आपका जो सवाल है कि क्या ऐसे व्यक्ति जिन्हें कोरोना से संक्रमण नहीं हुआ है क्या वो कोरोना उनको पकड़ सकती है या नहीं, इसका जवाब ये है कि कोरोना से ये प्रोटेक्टेड नहीं है। एक बार अगर कोरोना नहीं हुआ किसी को तो अगर किसी दूसरी वायरस से वो इन्फेक्शन उसे हुआ हो तो वो कोरोना से प्रोटेक्टेड नहीं है, उसको कोई इम्यूनिटी कोरोना से नहीं है, उसको वही सारी चीजें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जो बतलाई जाती है जी। तो यानी कोरोना से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज चाहिए शरीर में वो सामान्य फ्लू के ठीक होने के बाद आपके शरीर में नहीं बनेगी। हिमाचल प्रदेश के सोलन से अभिषेक गिरी जी हैं। अभिषेक जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेलो जी अभिषेक जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? आनंद सर नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता था कि जब एक कोरोना वायरस की महामारी चल रही है जी। इस सिचुएशन में हम बाजार जाते हैं तो कैसे सिलेक्ट करें कि जो हम सैनिटाइजर खरीद रहे हैं वो हमारे हाथ पे लगे वायरस को किल करने में कारगर है कि नहीं, और दूसरा यह कि इसमें कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए। एक बड़ा सवाल है डॉक्टर सेन, चूंकि बाजार में कई तरह के सैनिटाइजर हैं, कई रंगों के सैनिटाइजर हैं और उसमें अलग अलग स्मेल भी है। जी जी अभिषेक जी, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बतला दूं कि सैनिटाइजर इज नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर हैंड वॉशिंग। मतलब हाथ धोना अपनी जगह है और सैनिटाइजर अपनी जगह है जी। सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप कतई तब नहीं करेंगे जब आपके हाथ में दिख रहा हो कि मैल है, तेल है, मिट्टी लगी हुई है, तो सैनिटाइजर से कोई फायदा नहीं होने वाला। उस पर आपको हाथ धोना रनिंग वाटर में और साबुन के साथ ही करना पड़ेगा, वही 30 सेकंड तक जैसे बतलाया गया है। अब आते हैं आपके सवाल पे कि सैनिटाइजर कौन सा इस्तेमाल करें। देखिए, सैनिटाइजर अल्कोहल बेस्ड होता है। अल्कोहल की मात्रा उसमें 60% या इससे अधिक होना चाहिए। उसका कलर क्या है, उसके स्मेल क्या है, इससे हमें कुछ इतना लेना देना नहीं है। हाँ, किसी मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन की मतलब मैन्युफैक्चरर की बनी हुई सैनिटाइजर ही आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दूसरे किसी अल्प मान्यता वाली सैनिटाइजर जिसमें 60% से कम हो या पानी भरा हो, ऐसे सैनिटाइजर ना इस्तेमाल करें। मान्यता प्राप्त सैनिटाइजर हो जिसमें 60%। तीसरी बात यह है कि सैनिटाइजर कितना लेना चाहिए, 2 या 3 ml सैनिटाइजर लें और अपने दोनों तलवों को हाथ मतलब उंगलियों के बीच में और टिप्स में, जैसे हैंड वॉशिंग का तरीका बिल्कुल वही तरीका आप अपनाएंगे और उसके बाद हाथ नहीं धोएंगे। उसके बाद आपको वेट करना है सैनिटाइजर जब तक पूरी तरह सूख ना जाए और तभी आप ये मान के चलेंगे कि आपका हाथ साफ हो गया है, वायरस पार्टिकल्स उसमें से जो है वो नष्ट हो गए हैं। जी बिल्कुल। बेंगलुरु से श्रीकांत जी हैं। श्रीकांत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते भाई साहब, ये पूछना है कि जब कोई आदमी ठीक होता है, एंटीबॉडी बन जाता है, तो क्या उसके बाद में डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया उसको प्रभावित नहीं कर सकती? और दूसरी बात ये कि एंटीबॉडी बनने के बाद क्या सारी जिंदगी एंटीबॉडी बना रहेगा? नमस्कार जी। देखिए डॉक्टर सेन, कई तरह के सवाल अब श्रोताओं के जहन में उभर रहे हैं, क्योंकि ये जो मौसम है वो मच्छरों से पनपने वाली बीमारियों का भी है।
तो ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कोरोना से ठीक हुए मरीजों के शरीर में जो एंटीबॉडी बनेगी, क्या वो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए भी कारगर साबित होगी? जी श्रीकांत जी, आपका ये सवाल अभी जो दूसरे सवाल अभी हमारे पास आया था इससे मिलता जुलता है। अगर कोई व्यक्ति डेंगू से या चिकनगुनिया से पीड़ित हो जाता है तो उसके अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं उसके साथ कोरोना वायरस का कोई संबंध नहीं है। वो कोरोना से प्रोटेक्टेड नहीं है। कोरोना उसको दोबारा संक्रमित कर सकती है। और दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कि कोरोना वायरस के साथ साथ दूसरे संक्रमण भी हो सकते हैं। तो ये डॉक्टर साहब जो आपका इलाज जो भी करते हैं रोगियों का, वो हमेशा ध्यान रखते हैं कि जो ये मौसम है हमारा जिसमें मच्छर पनपते हैं और मलेरिया होता है या डेंगू होती है, तो वो उसके साथ कोरोना के साथ भी हो सकता है या को इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपका जो सवाल स्पेसिफिक था कि डेंगू रोगी या मलेरिया रोगी को क्या एंटीबॉडीज कोरोना से बचा सकते हैं या नहीं, इसका जवाब है नहीं, वो नहीं बचा सकते। जी, दूसरा इनका सवाल ये भी था कि एंटीबॉडी जो शरीर में बनती है कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद, क्या वो लाइफ टाइम के लिए होती है? देखिए, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है। वो इसलिए है कि कोरोना वायरस, आप जानते हैं इसको नोवेल कोरोना वायरस कहते हैं। नोवेल का मतलब है जो पहली बार आया हो, विश्व ब्रह्मांड में सबसे पहली बार आया हो। अब इन्फ्लुएंजा एक बहुत पुराना वायरस है और या फिर हम दूसरा कोई वायरस हम देखें तो बहुत पुराने वायरस हैं, उसको हम सदियों तक या दशकों तक देखते आ रहे हैं। एक व्यक्ति को दोबारा भी डेंगू हो सकता है और एक व्यक्ति को दोबारा भी कुछ और वायरल डिजीज अगर हो सकता है। अब कोरोना वायरस से पीड़ित जो व्यक्ति है वो जब ठीक हो जाता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज तो कुछ मात्रा में तैयार होती हैं, लेकिन अभी ये कहना कि वो क्या लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान कर सकती है, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। ये तो समय ही बतलाएगा। और ये जरूर देखा गया है कि एक बार अगर ये एंटीबॉडीज तैयार हो जाती हैं तो वो कुछ समय तक या कुछ हफ्तों या कुछ महीनों तक प्रोटेक्शन जरूर दिलाती हैं। तो प्रोटेक्टिव एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन हर व्यक्ति में समान रूप मात्रा में होती है या नहीं, और समान ड्यूरेशन के लिए होती है या नहीं, या कितने ड्यूरेशन के लिए होती है, ये जो इस पे सवालिया निशान अभी भी है और इसके जवाब हमें आगे मिलते रहेंगे। हाँ, एंटीबॉडीज तो जरूर तैयार होती हैं, ये देखी गई, प्रमाणित है, और उनको अगर 2 या 3 हफ्ते बाद हम टेस्ट करते हैं तो IgG एंटीबॉडीज तैयार होती हैं, उसके आधार पे और भी इलाज भी हम करते हैं। जी बिल्कुल, समय के साथ और भी चीजें स्पष्ट होंगी इस वायरस से जुड़ी हुई। गुलाबी नगरी जयपुर से राहुल जी हैं। राहुल जी, कार्यक्रम में स्वागत है। हाँ साहब, मैं रामू यादव मेरा नाम है साहब जी। जयपुर से बोल रहा हूँ। जयपुर झोटवाड़ा है ये जी। जयपुर राजधानी जो है यहाँ से 10 किलोमीटर है। और नेत्रहीनों जैसे हम लोग कपड़ा का ये मास्क लगाते हैं जी, तो हमारे सांस लेने में दिक्कत आती है। 82 साल की उम्र है मेरी जी। और वैसे मेरे कब आता है साहब, उम्र इतनी है 82 साल की, तो इसका क्या समाधान है? जी, डॉक्टर सेन कह रहे हैं कि 82 साल की उम्र है, नेत्रहीन है, मास्क लगाने के बाद सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होती है। जी राहुल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आप धूम्रपान भी करते हैं या करते थे किसी वक्त? यदि आप धूम्रपान करते रहे हैं और आपको सांस की बीमारी पुरानी है तो हो सकता है कि आपको सांस की क्रॉनिक बीमारी, जिसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या COPD कहते हैं, वो है जी। उसका इलाज बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप ले ही रहे होंगे जी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपकी उम्र 82 साल है तो हम ये कहते हैं कि आपको आजकल के दिनों में घर पे ही रहना चाहिए और घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और किसी ऐसे व्यक्ति से जो बाहर से आते हो, गेस्ट आते हो, इनसे मेल मिलाप भी आपको कम से कम करना चाहिए। साफ सुथरा रहना चाहिए। जहां तक मास्क का सवाल है, घर के अंदर मास्क का इस्तेमाल करना कोई जरूरी नहीं है जी। हाँ, अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हैं, बाजार में या बाहर घूमने, तो वहां पे मास्क का पहनना आवश्यक है। और मैं तो यही चाहूंगा कि आप घर के अंदर ही रहें, घर की सीमा के अंदर ही सीमित रहें वहीं पे, और मेल जोल घर वालों के साथ रहें। और घर वालों के को अगर कोई किसी को सर्दी जुकाम हो या कोई ऐसी बीमारी हो तो उनसे भी आप दूर रहें, उनको अलग कमरे में रखा जाए और आप जो है अलग रहें। तो अगर मास्क से आपको सांस लेने में असुविधा हो रही हो तो घर के अंदर मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। बिल्कुल,
चूरू राजस्थान से ओम प्रकाश जी हैं। ओम प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते। ऐसा है कि जैसे मैं बैंक गया था, फिर बैंक जाना चाहता हूँ, 76 एज है, वहाँ पर लोग उतना पालन नहीं करते हैं, दूरी नहीं, भीड़ भड़ाका रहता, तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? जाना भी जरूरी है, जाऊँ तो क्या हिसाब से जाऊँ? कई तरह की शंकाएं हैं डॉक्टर सेन इनके मन में। बैंक जाना चाहते हैं, जरूरी काम है, वहां पर भीड़ भाड़ होता है, बहुत सारे लोग दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, इनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ ओम प्रकाश जी, बैंक सबसे पहले तो ये है कि आजकल डिजिटल बैंकिंग का जमाना आ चुका है और जहां तक हो सके हम सबको डिजिटल बैंकिंग का ही सहारा लेना चाहिए। लेकिन बैंक जाना भी आवश्यक है, कई ऐसी मामले आते हैं जहां पे बैंक जाना आवश्यक हो जाता है। तो बैंकों में भी दिशा निर्देश बहुत दी गई हैं और वहां पे ऐसा है कि जैसे कस्टमर्स आते हैं तो उनको बाहर एक कतार में खड़ी की जाती है और वहां पे मार्किंग्स होते हैं, वहीं पे खड़े होते हैं और अंदर जितने भी सीमित मात्रा में ही अंदर कस्टमर्स होते हैं और वो भी फिजिकल डिस्टेंसिंग पे होते हैं काउंटर्स पे, और जो काउंटर स्टाफ है उनके साथ में कस्टमर्स की जो डिस्टेंसिंग है उस पर भी ध्यान रखा जाता है। और हाँ, जरूर मास्क का इस्तेमाल तो अवश्य करना चाहिए, मास्क और बाकी जो चीजों का है सावधानी है वो बरतनी चाहिए। जहां तक हो सके डिजिटल बैंकिंग से काम ले, और अगर बैंक या किसी ऑफिस में जाना आवश्यक है तो इन नियमों का पालन करना आवश्यक बहुत ही जरूरी हो जाता है। जी बिल्कुल। रीवा मध्य प्रदेश से रामजी गर्ग जी हैं। रामजी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर राम राम, और डॉक्टर साहब को भी राम राम। राम राम जी। मैं रामजी गर्ग बोल रहा हूँ रीवा एमपी से। जी सर जी, प्रश्न ये है कि कौन से आइटम में कितने घंटे कितने दिन तक रहता है कोरोना का वायरस? और एक प्रश्न ये भी है कि जैसे काढ़ा के लिए सोंठ बताया जाता था, अगर सोंठ नहीं मिल पा रही है तो अदरक का अगर उपयोग किया जाए तो क्या ठीक रहेगा? हाँ जी राम जी, ऐसा है कि आपका पहला जो सवाल है कि कोरोना वायरस कितनी देर तक जीवित रहता है किसी सरफेस के ऊपर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोरोना वायरस अगर कोई भी खांसी जुकाम वाला व्यक्ति है तो उसके साथ आप दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि 1 मीटर से अधिक ये ट्रैवल नहीं करता, मतलब ये हवा पे उड़ता नहीं, इसके आगे नहीं जा पाता, वो नीचे गिर जाता है भार की वजह से, क्योंकि ये ड्रॉपलेट्स होते हैं जी। और अगर किसी ऐसे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट या किसी फोमाइट, ये जैसे कि टेबल के ऊपर हो या फिर हैंडल, दरवाजे का हैंडल हो या स्विचेस हो, इसके ऊपर, चूंकि इसलिए कि कई लोग बार बार हाथ लगाते हैं तो इस पे होना बहुत कॉमन है, बहुत सामान्य रूप से देखा गया है कि यहाँ पे वायरसेस, मतलब कोई भी ऐसी इन्फेक्टेड आदमी बार बार पकड़ रहा हो, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति 100 व्यक्ति, तो उसमें वायरस होना स्वाभाविक है जी। लेकिन हाँ, किसी एक सरफेस के ऊपर कुछ घंटों में या कुछ मान लीजिए 24 घंटे या कुछ घंटों में ही ये वायरस खत्म हो जाता है। और इस पे सबसे बड़ी बात है कि अगर हम इसे साफ करना चाहें तो 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन या फिर ब्लीच, कॉमन हाउस होल्ड ब्लीच, इससे अगर हम इसकी सफाई करें तो ये साफ हो जाता है। और कॉमन चीजें जैसे मोबाइल फोन हुआ या लैपटॉप हुआ या फिर टेलीफोन हुआ या फिर कोई ऐसी चीजें हैं, तो इसके ऊपर हम अगर हम अल्कोहल स्वाइप्स आते हैं जो 60% वाले अल्कोहल है, इससे भी हम साफ कर सकते हैं। और साफ करने के बाद जब तक ये अल्कोहल पूरी तरह से उड़ जाता है, सब सूख जाता है, तब इसका इस्तेमाल करते हैं, तो भी हम इस सावधानी का हम प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर सेन, इससे पहले कि अगले कॉलर के पास चलें, आपने एक चीज यहाँ बोली और इसको थोड़ा सा और समझना चाहेंगे कि जो हैंड सैनिटाइजर हम इस्तेमाल करते हैं, क्या उससे लैपटॉप मोबाइल फोन को साफ किया जा सकता है, दरवाजों के हैंडल को साफ किया जा सकता है और उससे वायरस मर जाता है? देखिए, हैंड सैनिटाइजर जैसे कि एज द नेम सजेस्ट इट इज ओनली मेंट फॉर हैंड जी। तो अब हम अगर इसको ये जो आपने बताया कि डोर हैंडल्स हैं, स्विचेस हैं, ये कॉमनली यूज, तो इस पे सबसे अच्छा तरीका तो ब्लीच या फिर इसका हमें 1% हाइपोक्लोराइड, 1% हाइपोक्लोराइड वाली जो सोल्यूशन होती है वो कई बाजार में कमर्शियली अवेलेबल जो चीजें हैं उसके अंदर क्लींजिंग एजेंट्स में भी मिलती हैं, उससे हम कर सकते हैं। हम अल्कोहल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
अल्कोहल या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खास करके जो पर्सनल आइटम्स होते हैं, पेन, पेंसिल्स या फिर मोबाइल टेलीफोन जो सेंसिटिव होते हैं, इसमें हम गीला कपड़ा तो नहीं लगा सकते हैं, तो हम अल्कोहल स्वाइप्स का यूज या फिर सैनिटाइजर जो 70% से ऊपर है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये आपकी जो इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो, सेंसिटिव इक्विपमेंट हो, इसको डैमेज ना करें, इसके लिए हम अल्कोहल का स्वाइप्स का इस्तेमाल करना। जी, जौनपुर से राजधर मिश्र जी हैं। राजधर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरा नमस्कार। नमस्कार जी। सर, मेरे 2 सवाल हैं। जी सर, मेरा पहला सवाल है कि जो कोरोना का जांच होता है कितने तरह से होता है और सबसे बढ़िया जांच कौन सा होता है, जो तुरंत मतलब की परिणाम मिल जाए। और सर, मेरा दूसरा सवाल है कि भारत में क्या कहीं कहीं कोरोना का पीक आ गया क्या, कि कहीं कहीं केसेस कम होने शुरू हुए दिल्ली में, या कहीं कहीं केस कम हो रहे हैं। और सर, अभी आज ICMR में एक एडवाइजरी जारी किया कि N95 जो मास्क है वो मतलब कुछ तरह से यूज नहीं करना चाहिए। सर, अगर हमारे पास वो मास्क नहीं है, अगर मैं गमछा लपेट रहा हूँ सर मुंह में, तो कोई दिक्कत है क्या सर इससे? थैंक यू साहब। बहुत सारे सवाल हैं डॉक्टर सेन, एक एक करके चलें तो सबसे पहले ये समझना चाह रहे हैं कि कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो कितने तरह से होता है। हम इस कार्यक्रम में बहुत बार इस पर चर्चा कर चुके हैं कि आंख, मुंह और नाक के माध्यम से ये संक्रमण हमारे शरीर में जाता है। जो इनका दूसरा सवाल है कि क्या देश के कुछ हिस्सों में कोरोना का पीक आ गया? देखिए, पीक का इस शब्द का इस्तेमाल ना ही करें तो ठीक है जी। ये इसको हम प्लेटो बोलेंगे जी, क्योंकि कुछ जगह पे उतार है, कुछ जगह पे चढ़ाव है, कुछ तो इसको अगर हम देश भर के उसमें देखें, तात्पर्य से देखें, तो कुछ जगह तो अभी भी केसेस बढ़ रही हैं, कुछ जगह कम हो रही। जैसे हम दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में केसेस अभी कम डाउन हिल है, मतलब कम हो रहे हैं, लेकिन कई जगह अन्य जगह हैं जहाँ पे अभी भी बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें स्पर्ट्स में आप देखा गया है, विदेशों में भी देखा गया है कि सेकंड स्पर्ट भी आता है, कई जगह कम हो जाने के बाद फिर दोबारा आ जाता है। तो हमें इस पे ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमें जो सावधानी अपने ऊपर है, जो नियंत्रण, जो संयम और जो अनुशासन है, उसका कठोर रूप से पालन करना ही हमारी सबसे बड़ी बात यही रहेगी। और ये जो बेसिक रूल्स हैं, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और इन्होंने शायद एक जांच के विषय में भी पूछा था कि कौन सी जांच इनके गोल्ड स्टैंडर्ड, तो हमारे यहाँ पे केवल मात्र जो नेजल स्वैब का होता है, ओरल स्वैब एंड ओरोफेरिंजियल और नेजल स्वैब का RT-PCR, उसी को गोल्ड स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। बाकी कई किस्म के जांच हैं जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है, इसी का गोल्ड स्टैंडर्ड तो RT-PCR। इनका एक तीसरा सवाल ये था कि जैसा कि हमने कार्यक्रम में पहले भी चर्चा किया कि ICMR ने N95 का इस्तेमाल कम करने को कहा है आम जनता को। इनका कहना है कि अगर इनके पास गमछा है, जो तौलिया कहते हैं, क्या उसका भी इस्तेमाल मास्क के तौर पर मुंह और नाक को ढकने में ये कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी ऐसे, देखिए, रेस्पिरेटरी एटिकेट ये चीज होती है कि भाई आप दो चीजों का है कि आप जब खांसते हो या फिर आप छींकते हो तो आपके अंदर से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो बाहर ना पहुंचे, और बाहर से जो चीजें संक्रमण करने वाली चीजें हैं वो आप तक ना पहुंचे। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात तो यह है कि फैब्रिक मास्क या क्लॉथ मास्क जो घर पे भी बनाया जा सकता है, बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और बाजार में भी उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दिन में हर रोज मतलब डेली इसका वॉशिंग, मतलब धो करके धूप में सुखाना आवश्यक होता है, और एक मास्क को आप एक दिन से अधिक ना पहने। जी बिल्कुल। और जो आपने कार्यक्रम में बार बार कहा है कि मास्क का इस्तेमाल 6 से 8 घंटे में बदल लेना चाहिए, और गमछे का भी इस्तेमाल मास्क के तौर पर किया जा सकता है। डॉक्टर सेन, समय नहीं है आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्ते सर। और जैसा कि डॉक्टर सेन बता रहे थे कि सावधानी ही बचाव है। जब तक कोरोना का वैक्सीन, कोरोना का टीका बाजार में नहीं आ जाता, आप इन सावधानियों को बरतें, स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर M.K. सेन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।